राधे राधे, नमस्कार सभी को। और हम लोग जैसे कि आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस का जो साइंस था, साइंस का बुक था, उसका एमसीक्यू कर रहे थे और उसी की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्लास 6 हमने कर रखा था, क्लास 6 का जो एमसीक्यू था वो कर रखा था। और आज से क्लास 7 का जो है जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि दृष्टि आईएएस बुक का है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और पहला चैप्टर क्लास 7 का होता है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, और पादपों में पोषण का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। तो ये भी क्या है, सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। बिल्कुल आसान चीज़ है, आप समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बोला है कि निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद फैक्ट्री कहते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। पौधे की जो खाद फैक्ट्री है किसे कहा जाता है। पत्ता को कहा जाता है, जड़ को कहा जाता है, तना को कहा जाता है, या शाखा को कहा जाता है। तो खाद फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो पत्ता को हम लोग खाद फैक्ट्री बोलते हैं। कोई बोलेगा कि पादप की जो यानी पौधे की जो खाद फैक्ट्री है वो कौन सा है, तो पत्ता होता है। किसी भी पौधे की पत्ता जो है उसका खाद फैक्ट्री होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए पत्तियाँ जो हैं पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहलाती हैं। पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ पत्तियाँ इसलिए कहलाती हैं क्योंकि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण पत्तियों द्वारा होता है। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा वाहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। यानी कि मिट्टी में जो भी जल और खनिज होते हैं उसको जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है और वाहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। किस चीज़ को, जल एवं खनिज को मिट्टी से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए। क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए। निम्नलिखित में से कोड का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर आपको बताना है कि इसमें जो सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए सभी की ज़रूरत होती है, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे देख सकते हैं कि पत्ती में हरा वर्णक होता है। क्या लिखा कि पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करते हैं। इनके सूर्य से जो प्रकाश की ऊर्जा आती है उसको संग्रहण करने में सहायता कौन निभाता है, क्लोरोफिल निभाता है। पौधे इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। ये खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि जो भी खाद्य संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, इसलिए इसका प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सूर्य जो है सभी जीवों के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कोई पूछे सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सर्वोत्तम मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका सूर्य है। सूर्य प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य हिस्सा है जिसमें सभी जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन तथा भोजन की प्राप्ति होती है। यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन तथा भोजन की प्राप्ति जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है, जिसमें सूर्य का जो है एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए आगे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में बोला है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। करें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। बात तो बिल्कुल सही है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ये भी सही है। पत्तियों में ही नहीं केवल, बल्कि पादप जो है उसके दूसरे भागों में भी, दूसरे हिस्सों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से 1 और 2 दोनों अब सही है। पूछा है कौन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है। दूसरा है कि पादप मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। पादप जो है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है आपको बताना है। अब देखिए इसमें क्या है कि पहला बोला है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ये गलत है। क्यों?
क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाएंगे, और ऐसे पौधों को परजीवी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप अमरबेल का पौधा देखे होंगे। अमरबेल जो पौधा है ये जो है ये इसमें क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता है। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो ये अपने भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाएगा, भोजन संश्लेषित नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जो बोल रहा है कि सभी पादप जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये कथन बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दो में बोला है, तो ऑप्शन ए गलत है। दो में बोला है कि पादप जो है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, यानी कि पौधे जो होते हैं वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन, जो मिट्टी में नाइट्रोजन है उसको जो है पौधे जो हैं जड़ों के माध्यम से, जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि जड़ों की सहायता से नाइट्रोजन पौधे प्राप्त करते हैं। तो ये 2 नंबर सही है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा सही है पूछा है तो ऑप्शन बी केवल 2 सही आंसर होगा। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि गलत है, क्योंकि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, जैसे अमरबेल संश्लेषित नहीं कर सकते। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप स्वपोषी कहलाते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी पादप जो हैं भोजन के लिए जिन पादपों पर निर्भर करते हैं वे पादप परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जिन पादपों पर निर्भर करते हैं वे परपोषी कहलाते हैं। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है, ये होता है घटपर्णी। अमरबेल नहीं होगा, गुड़हल भी नहीं, गुलाब भी नहीं। घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जिसे पीचर प्लांट कहते हैं। ये जो पौधे हैं ये कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कीटों का भक्षण करता है और ऐसे पादप कीटभक्षी कहलाते हैं। घटपर्णी, पीचर प्लांट, वीनस फ्लाइट ट्रैप तथा सैंड्यू कीटभक्षी पादप के उदाहरण है। 3 गो है, याद रखिएगा। घटपर्णी, उसके बाद है वीनस फ्लाइट ट्रैप, वीनस फ्लाइट ट्रैप और सैंड्यू कीटभक्षी। ये तीनों के तीनों जो हैं ये कीटों को पकड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं सहजीवी कहलाते हैं। ठीक है, वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। ये भी बात सही है, यानी कि दोनों का दोनों सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ये बात समझ में आ रहा है ना। सहजीवी का मतलब क्या है कि ऐसे कुछ जीव होते हैं जिन्हों अपना भोजन जो है, जो अपना पोषण जो है एक दूसरे के साथ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। आवास भी बांटते हैं, भोजन भी बांटते हैं। ठीक है, और पोषण भी एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये ऐसे जीव जो हैं सहजीवी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है। सहजीवी संबंध का शैवाल और कवक, शैवाल और जीवाणु, कवक और जीवाणु, पादप और जीवाणु। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से निम्नलिखित एक कूट का सही उपयोग करते सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए इसमें आपको बोला है कि कौन कौन से जो है सहजीवी का उदाहरण है। शैवाल और कवक, शैवाल और कवक, शैवाल और जीवाणु, कवक और जीवाणु और पादप और जीवाणु, ये आपका बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, पूछा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब 1 और 4। देखिए शैवाल और कवक सहजीवी संबंध बनाते हैं और पादप और जीवाणु ये भी क्या है सहजीवी संबंध बनाते हैं। कौन कौन, पहला है शैवाल और कवक, शैवाल और कवक सहजीवी संबंध बनाते हैं, और दूसरा होता है पादप और जीवाणु, पादप और जीवाणु ये भी सहजीवी संबंध बनाते हैं। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं सहजीवी संबंध बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पादप और जीवाणु और शैवाल और कवक। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है जिसे लाइकेन कहते हैं। ठीक है, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है जिसे क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। पूछेगा लाइकेन क्या है, तो लाइकेन जो है, लाइकेन ये शैवाल और कवक के बीच का सहसंबंध है। शैवाल और कवक के बीच के संबंध को लाइकेन कहा जाता है। ठीक है,
देखिए शैवाल जो होता है ना, इसमें क्लोरोफिल होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। शैवाल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक जो है शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। यानी कि कवक जो होता है, ये कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो कवक जो है शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, तथा बदले में शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। यानी कि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये तो भोजन बना देगा, खाद बना देगा, भोजन बना देगा, खाद्य पदार्थ को संश्लेषित करेगा। तो ये खाद्य पदार्थ को संश्लेषित करके किसको देता है? कवक को देता है। और कवक शैवाल को क्या देता है? तो कवक जो है शैवाल को देता है आवास, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच सहजीवी संबंध बना ना, तो यही आंसर है। आगे है कि पादप और राइजोबियम जीवाणु भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। पादप और राइजोबियम जीवाणु भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। और ये जीवाणु जो हैं गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो राइजोबियम जीवाणु है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। पादप और राइजोबियम जीवाणु, अभी बोला कि पादप और जीवाणु के बीच सहजीवी संबंध बनता है। तो जो जीवाणु होते हैं वो गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेम अथवा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं। यानी कि जितने भी फलीदार पौधे हैं, दलहनी पौधे, उनकी जड़ों में रहता है कौन? राइजोबियम जीवाणु, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। इसके बदले पादप इन जीवाणुओं को आवास एवं खाद्य प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि जो राइजोबियम जीवाणु है वो पादप को क्या देता है? राइजोबियम जीवाणु जो है पादप को नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन देता है। क्यों? क्योंकि राइजोबियम जो जीवाणु है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, ये पादप से प्राप्त करता है। पादप खाद्य पदार्थ संश्लेषित करता है और इसको देता है राइजोबियम को। राइजोबियम को आवास भी देता है और खाद्य भी प्रदान करता है। कौन? पादप। और राइजोबियम जो है ये पादप को क्या देता है? ये पादप को नाइट्रोजन देता है। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच जो है एक सहजीवी संबंध बनता है कि नहीं? वही बात बोला है। आगे है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? यानी कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा रंध्र। रंध्र के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण, रंध्र के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड पादप द्वारा ली जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे जो हैं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है ना वो बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, CHO से मिलकर बनता है। इन तीनों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, CHO। तो कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, माने 1 2 3। तो 1 2 3 किस में है? बी में है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि दालों के फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दालों के फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि दालों की फसल मिट्टी से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते हैं। दालों की फसल मिट्टी से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो कह रहा है कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन और कारण दोनों गलत हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर जो होगा, दोनों सत्य हैं कथन और कारण, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कथन कारण की सही व्याख्या भी है। बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं कि दालों की फसलों के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दलहनी पौधे होते हैं उस दलहनी पौधे के जो जड़ होते हैं उसमें एक राइजोबियम जीवाणु होता है, जो कि ऑलरेडी नाइट्रोजन क्या करता है? बनाता है या निर्माण करता है। तो उसमें नाइट्रोजन की उर्वरक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये दालों की फसल जो है मिट्टी से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती हैं, बल्कि उसमें कुछ विशेष जीवाणु होता है। अभी बताएं कि उसके अंदर जीवाणु होता है जिसे राइजोबियम जीवाणु कहते हैं, और वही राइजोबियम जीवाणु जो है उसको क्या करता है? नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है, इसीलिए उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही बात है, और यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए चैप्टर 1 हम लोग खत्म कर दिए। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण जो होता है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या है।
कह रहा है कि स्टारफिश यानी तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तारा मछली जो है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। तो स्टारफिश जो होता है, स्टारफिश जो मछली होता है वो कैसे जीवों का आहार करती हैं, कैसे जीवों का भोजन करती हैं। तो जिस जीव का जो है कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिस जीव का कवच जो होता है, ऊपरी जो बाह्य आवरण होता है, अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है तो वैसे जीवों का आहार जो है स्टारफिश करती है। स्टारफिश कैसे जीवों का आहार करती है, भोजन करती हैं, तो कठोर कवच वाले, जिसका बाह्य आवरण जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो बिल्कुल बात सही है। आगे है कि भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती हैं तथा जंतु के कोमल भाग को खाती हैं। कि जो भक्षण होता है, जो भी जीव को ये खाती हैं उसके कोमल भाग को ही खाती हैं। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल ही सही है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ बात इसके बारे में लिखा है कि दोनों कथन सही है। तारा मछली जो है भोजन को सीधे आमाशय में ग्रहण करती है, एकदम जो भोजन मिला वो सीधा क्या करती है, ग्रहण कर लेती हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। और जितने भी कैल्शियम कठोर बाह्य, इसका बाह्य आवरण कठोर कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वैसे ही जीवों का ये आहार करती है। कौन सा जो है आपका तारा मछली। तारा मछली जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का क्या करती है, आहार करती हैं। कवच खुलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकलती है। जैसे ही कवच खुलेगा उसके मुख से आमाशय बाहर निकलेगा तथा जंतु के कोमल भाग को, तथा जो उसका कोमल भाग होगा उसको खाएगी। पहले तो क्या करती है, ग्रहण कर लेती है, पूरा का पूरा नील जाएगी, आमाशय में लेके चल जाएगी। लेकिन कवच जैसे ही उसमें से अलग होगा उसको आमाशय से बाहर निकाल देगी और उसके कोमल भाग को क्या करती है, खा जाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो जो भी वो आहार लेती हैं, भोजन लेती हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, पचता है। चलिए नेक्स्ट है कि पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पाचन तंत्र, पाचक रस जो है सरल पदार्थों को जटिल बनाता है, जो पाचन में सहायक है। सरल पदार्थों को जटिल नहीं, सरल पदार्थ को जटिल नहीं, जटिल पदार्थ को सरल बनाता है। इसका मतलब ये तो सरासर गलत है। आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है। यानी कि आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, छोटियाँ तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य ये बिल्कुल सही है कि जो आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है और जो उसका जो है आंतरिक भित्ति होती हैं वो क्षुद्रांत मतलब छोटियाँ तथा आहार नाल से जुड़ा होता है। और ये जो दोनों हैं, आहार नाल और छोटियाँ, ये ग्रंथियाँ वहाँ पे पाचक रस का स्रावन भी करती हैं। तो इसका मतलब ये आपका सही है, 2 नंबर सही है। लेकिन गलत कौन सा है, तो गलत आपका क्या हो जाएगा, गलत पूछा है असत्य कौन है, तो असत्य ए है, केवल एक। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे लिखा है कि आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है वो क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियाँ पाचक रस स्रावित करती है, जो पाचन में सहायक होता है। तो वही बात है कि आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत और आहार नाल, इससे जो भी ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, पाचक रस का स्रावन करती हैं। आगे बुक में हम पढ़ाए हैं इस टॉपिक को। ठीक है, पार्ट 2 पे जो चैप्टर 2 है, उस चैप्टर 2 को हम इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसको पढ़िएगा, उसमें से सारी चीज़ें लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता है। कौन सा सही है, स्रावित नहीं करता है। नेक्स्ट है कि पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है कि नीचे दिए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बिल्कुल सही है। वसा का पाचन के लिए कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पित्त रस। ठीक है, इसमें बोला है कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी सही है। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करती, ये गलत है। यकृत जो है पित्त रस स्रावित करती है, ये स्रावित करती है, यहाँ पे लिखा है नहीं करती है, मतलब ये गलत है। तो पूछा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो 1 सही है और आपका 3 सही है, 2 गलत है। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, केवल 1 और 3। यकृत पित्त रस का स्रावन करती है, वहाँ पे लिखा है कि पित्त रस का स्रावन नहीं करती, ये गलत है। और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं और वसा के पाचन में पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में
निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में? तो जो भी रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। अच्छा, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, ये भी ठीक है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तो इसे चबाता है, इसे रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। तो देखिए ये सारी बातें जो है ना बिल्कुल अच्छी बातें हैं और फैक्ट वाली बातें कर रहे हैं। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है, बिल्कुल। जो जंतु होते हैं उनके जो रूमिनेंट होता है, रूमिनेंट जो होता है ना उसको हम लोग जहाँ से जुगाली करता है वो जो है रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, तो 4 भागों में बटा होता है जंतु में, ये बात सही है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। जो रूमेन होता है उसमें भोजन जो है आंशिक रूप से पचता है। आंशिक रूप से पचता किस में है? रूमेन में। और बाद में जंतु जो है सबसे पहले तो क्या करेगा, भोजन को निगल लेता है, निगल के लेके चला जाता है वो अंदर, ठीक है, रूमेन में। और वहाँ पे क्या करता है, वहाँ से छोटे छोटे पिंडकों में छोटे छोटे हिस्सों में लेकर मुंह तक आता है और मुंह में लाने के बाद चबाता है। और जब चबाता है तो देखे होंगे कि गाय भैंस जो भी है वो ऐसे रोमंथन यानी कि जुगाली करते हैं, जुगाली करते हैं, जिसको हम लोग गाँव में कहते हैं कौड़ी कर रहा है, तो जुगाली करना कहते हैं उसको, इंग्लिश में रोमंथन कहते हैं, रोमंथन याद रखना है, जुगाली करना कहते हैं। अब इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, ये तीनों जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीबा के संबंध में, यह जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली एवं एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घानियाँ होती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3, कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इसका जो सही आंसर होगा कि अमीबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर, यह जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय, बिल्कुल सही बात है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है, ये बात सही है। अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता है, ये भी सही है। अमीबा जो है अपनी आकार बदलते रहता है, ये भी सही है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घानियाँ होती हैं। तो अमीबा की जो कोशिका होती है उसकी कोशिका झिल्ली में एक गोल सघन होता है, मतलब गोल करके आकृति होता है केंद्रक, एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक घानियाँ होती हैं। तो पूछा है कौन सा सही है, तो इसका तीनों सही आंसर है, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा, 1, 2 और 3। अब देखिए आगे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब लिखा आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, यकृत। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जानते हैं यकृत, यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि डी का 1 होगा। डी का 1 किसमें है? यही आंसर हो गया, दे एक ही को में दिया है तो यही आंसर हो गया। तो देख सकते हैं बी आंसर दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिला दीजिए कि बी में आमाशय क्या है, तो आमाशय में अम्ल का निमोचन होता है। छोटी आंत क्या है? छोटी पच्य भोजन को बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत पच्य भोजन को रुधिर वाहिकाओं के साथ रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करते हैं। और यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संघटक है, ये तो बात सही है। इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है, इसका पाचन शरीर में इसी रूप में होता है, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा महत्वपूर्ण खाद्य संघटक है, ये तो सही है। लेकिन पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, ऐसा नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, केवल 1 सही होगा। पूछा है कौन सा सही है, तो केवल 1 सही है। अब यहाँ पे इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में लिखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि हमारे भोजन के महत्वपूर्ण संघटक है, ये सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण घटक होते हैं, ये तो बात सही है। आगे बोला है कि परंतु इनका पाचन हमारे शरीर में इस रूप में न होकर अनेक छोटे छोटे अवयव के रूप में होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है, याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में होता है। वसा का पाचन अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में होता है। पूछेगा सवाल, ये पूछा हुआ सवाल है कि वसा का पाचन किस रूप में होता है, तो वसा का पाचन अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में होता है। और प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल के रूप में होता है। बहुत बढ़िया सवाल है, टीआरई में पूछा था क्वेश्चन, ये टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन किस रूप में होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो होता है एमिनो अम्ल के रूप में होता है। प्रोटीन का पाचन किस रूप में होता है?
तो प्रोटीन का पाचन जो है एमिनो अम्ल के रूप में होता है, वसा का पाचन ग्लिसरॉल या अम्ल के रूप में होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में होता है। यानी कि तीनों अलग अलग होते हैं। कहेगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन उसी रूप में होता है, ये गलत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वसा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब 1 2 3 तीनों सही आंसर है। तो डी इस सवाल का सही आंसर होगा। सभी कथन सत्य हैं। अब आगे है रेशे से वस्त्र तक। ठीक है, चैप्टर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जानता रेशे कहलाते हैं। ठीक है, रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। भेड़ बकरी याक ऊन देने वाले जंतु हैं। ठीक है, ये ऊन देने वाला, यानी कि तीनों का तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा 1 2 3, ये तीनों सही है कि भेड़ बकरी और याक इनसे ऊन प्राप्त होता है। रेशम के जो रेशे होते हैं रेशम कीट से प्राप्त होते हैं, और जंतु से प्राप्त किए जाने वाले जो रेशे होते हैं उनको जानता रेशे कहते हैं। तीनों सही है, 1 2 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला है अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक, आगे है कि पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों या फर से बनाई जाती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। 1 2 1 3 केवल 2 केवल 3। क्या होगा इस सवाल का सही आंसर, आप देखेंगे तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये गलत चीज़ है। पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम फर से बनाई जाती है, ये नहीं होगा। अंगोरा ऊन जो है अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। तो 1 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेंगे। तो व्याख्या में लिखा है कि 3 गलत है, क्योंकि कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम फर से बनाई जाती हैं, जबकि वहाँ पे लिखा है कि अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होता है। अंगोरा नस्ल की बकरियों से, ये गलत है। अंगोरा नस्ल से नहीं, कश्मीरी बकरियों से प्राप्त होता है, कश्मीरी बकरियों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कश्मीरी बकरियों से क्या मिलता है, कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल। अंगोरा उनको अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, ये सही है, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक बात है। तो इसका व्याख्या भी समझ लिए कि जो पश्मीना शॉल है वो कश्मीरी बकरियों से प्राप्त किया जाता है, अंगोरा के इससे नहीं, अंगोरा नस्ल की बकरियों से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कह रहा है कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, बात तो सही है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बनते हैं, रेशम फाइबर यानी कि रेशे प्रोटीन से बनते हैं, ये भी सही बात है। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, ये भी सही बात है। तीनों बात याद रखिएगा। रेशम कीट पालन को, यानी कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। और रेशम फाइबर यानी कि रेशे जो है प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी सही है। और रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी होगा सही आंसर। 1 2 और 3। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, आपको यह देख लेना है। निम्नलिखित देखिए, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, रेशम के बारे में कौन सा सत्य है। तो इसका मृदु रेशा यानी कि सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है, इसकी जो मृदु रेशा होता है वो स्टील के तार जितना मजबूत होता है। टसर, मूंगा तथा कोसा रेशम की किस्में हैं। टसर, मूंगा तथा कोसा ये सभी रेशम की किस्में हैं। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। अब इसमें पूछा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें जो है इसकी जो रेशम के जो पतले पतले जो रेशे होते हैं वो स्टील के तार जितना, जैसे स्टील का तार है ना, इतना मजबूत होता है वो रेशम का, बहुत मजबूत होता है। टसर, मूंगा, कोसा ये रेशम की किस्म है, टसर, मूंगा और कोसा। इसका मतलब दोनों सही है, दोनों सही है, तो सी आंसर होगा। 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी। ठीक है, उसके बाद प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जानते हैं।
ठीक है, उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो क्या होगा? रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी? नहीं, रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में नहीं बल्कि चीन में हुआ था। रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन में हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। इस बात को याद रखना है, ठीक है। और जिस मार्ग से रेशम का व्यापार होता है उसे सिल्क रूट कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो पूछा कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी सही है, केवल और केवल 2। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, पूछा है। तो तापमान का मात्रक पास्कल नहीं है। पास्कल जो है ये दाब का मात्रक होता है। पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा जो है सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षा की ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा जो है गर्म वस्तु से सदैव कहाँ प्रवाहित होती है? ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, द्रव और गैसों में ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानांतरण, ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है। ठीक है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ऊष्मा जो भी है हमेशा गर्म से ठंडा की ओर जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी चीज़ अगर गर्म करेंगे तो गर्म से वो ठंडा की वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। ये सही है। आगे है कि द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है। द्रव और गैसों में ऊष्मा जो है संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है। ये भी बात बिल्कुल ही सही है। 3 में बोला है कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है। यानी कि गर्म सिरा से ठंडा सिरे की ओर स्थानांतरित होगी तो क्या कहलाएगा? चालन कहलाएगा। और चालन जो होता है वो ठोस में होता है। चालन किस में होता है? ठोस वस्तु में चालन होता है। ऊष्मा का पूछेगा कि ठोस वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो चालन द्वारा। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो चालन द्वारा। लेकिन वहीं द्रव और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो द्रव और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है संवहन द्वारा। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है चालन द्वारा। यानी कि 2 भी सही, 3 भी सही, 1 भी सही। तो 1, 2, 3 तीनों सही। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। थल समीर के बहने का समय, यानी कि थल समीर यानी कि जो पृथ्वी पर जो हवाएं बहती हैं उसके बहने का समय क्या होता है? समुद्री समीर के बहने का समय क्या होता है? गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय क्या होता है? हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय क्या होता है? तो देखिए, सिंपली हम लोग जानते हैं कि हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्मी के ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में पहनते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय जो होता है ग्रीष्म के रूप में, हल्का जितना पहनिएगा उतना ही थोड़ा सा गर्मी से आपको राहत मिलेगी। ठीक है, और गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय जो होता है वो आपका होता है शीत ऋतु में होता है। ठंडी के दिन में देखे होंगे कि ज़्यादा लोग मोटी वस्त्र जो है, मोटे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ऊनी कपड़ा पहनना पसंद करते हैं जो कि गहरे रंग के कपड़े होते हैं। वहीं थल समीर के बहने का जो समय है, यानी कि जो है थल समीर के जो बहने का समय है वो आपका हो जाएगा रात। यानी कि रात में जो है जो पृथ्वी से हवाएं बहती हैं, थल से जो हवा बहती हैं उसको वो रात में बहती हैं। वहीं समुद्री समीर यानी कि समुद्र से जो हवाएं बहती हैं वो दिन में बहता है। समुद्री हवाएं जो हैं वो दिन में, जबकि थल समीर जो है वो रात में। और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय ग्रीष्म ऋतु, गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय शीत ऋतु। तो ऑप्शन देखेंगे, ए का जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। 4, 3, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा 4, 3, 2, 1 यही सही है, ऑप्शन नंबर ए, और बाकी सब नहीं होगा। तो 4, 3, 2, 1 बिल्कुल ही सही है। ठीक है, थल समीर बहने का समय रात होता है और समुद्र में समय बहने का समय जो होता है दिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए। बोला है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का तापमान स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। बिल्कुल सही बात है। उस दिन हम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो आप जाके जो है इसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जो चैप्टर पढ़ाए हैं उस चैप्टर का जो है यहाँ पे आपको उस चैप्टर को देख लीजिएगा, हम वीडियो में पढ़ा रखे हैं, और वहाँ से इसको देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा, आसानी से बनेगा। तो 35 से 42 डिग्री होता है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो रहा है, तो इसका सही आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को कम अवशोषित करती हैं। ठीक है, गहरे रंग की जो वस्तुएं होती हैं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को कम अवशोषित करती है। ठीक है, ऊनी वस्त्र जो है सर्दियों में गर्म रखता है। इसका कारण यह है कि ऊन जो है ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। ये भी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा है कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए, ये बोला है कि गहरे रंग की वस्तुएं
हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को कम अवशोषित करता है। ये तो गलती है, वो ज़्यादा अवशोषित करता है। जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय जो विकिरण है उसको कम अवशोषित नहीं करता है, ज़्यादा अवशोषित करता है। तो ज़्यादा अवशोषित करता है और यहाँ पे बोला है कि कम अवशोषित, इसका मतलब ये गलत है। हमसे पूछा है कौन सत्य है। आगे बोला है कि ऊनी वस्त्र जो है सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। तो बिल्कुल ठंडे मौसम में हम लोग हमेशा ऊनी वस्त्र का ही प्रयोग करते हैं। इसका कारण ये है कि ऊन जो होता है उष्मारोधी होता है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंसी होती है और वायु जो है गर्म रखता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी जो है। केवल 2 ही सही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, केवल 2। ठीक है, ये जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं ना, हल्के रंग की अपेक्षा उसमें विकिरण को अधिक अवशोषित करता है, कम अवशोषित नहीं करता, इसलिए ये गलत है, अधिक अवशोषित करता है। आगे देखिए, आगे बोला कि यदि किसी निश्चित ताप के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाएगा, यदि किसी निश्चित ताप के गोले के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाएगा, माने कोई टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में लोहे के गोले को क्या करते हैं, उसी ताप के जल में डुबाया जाता है। जितना ताप का जो है जल है उसमें डुबा दिया जाता है। तो क्या होगा, तो लोहे की ऊष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहा का गोला और गर्म हो जाएगा। आगे बोला है कि लोहा का गोला ठंडा तथा जल का ताप अधिक हो जाएगा। लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे बोला है कि गोले तथा जल दोनों का ताप कम हो जाएगा। उपयुक्त में से सही कथन क्या है। तो देखिए यहाँ पे कुछ समझने वाला बात है। यहाँ पे थोड़ा सा कह रहा है कि यदि किसी निश्चित ताप, कोई निश्चित ताप है कि लोहे के गोले को, माने कोई लोहा का गोला हो गया और इसका कोई टेम्परेचर है, ठीक है, उसी ताप के जल में डुबाया जाता है। सेम जितना ही, मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जल जो है 100 डिग्री भी सेल्सियस है। अब क्या करते हैं, इस लोहे गोले को जल में डुबा दिया जाता है। तो क्या परिवर्तन होगा, तो सिंपल आप याद रखिएगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, पूछा है कि डुबाया जाएगा तो क्या होगा, तो डुबाया जाएगा तो उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिवर्तन नहीं होगा, तो आप देखो इस व्याख्या में क्या लिखा है कि ऊष्मा जो है सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, यानी गर्म है गर्म से ठंडा की ओर जाएगा और दोनों गर्म में हो जाएगा तो फिर बहेगा कैसे, किधर जाएगा। जब दोनों समान ताप हो जाएगा तो ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होगा, न तो गोले से जल की ओर जाएगा और न ही जल से गोले की ओर हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा जो है गर्म से ठंडा की ओर होता है, लेकिन अगर दोनों गर्म हैं तो किधर हो जाएगा, ना उधर हो जाएगा ना इधर हो जाएगा, इसलिए कोई ताप में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए, आगे है कि स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है, तो स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि तांबे की तली जो है कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बनाती है। तांबे की तली जो है कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, यही सही होगा। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए तांबा का तली लगाया जाता है कढ़ाई में, जो है तांबे का तली लगाया जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा का अच्छा चालक है और अच्छा चालक है जिसके कारण ऊष्मा जो है बर्तन की तली में बेहतर तरीके से फैलता है और भोजन भी अच्छा तरीके से पकेगा ऊष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से। अगर ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होगा तो भोजन भी जो है वो बढ़िया से पक नहीं पाएगा, कच्चा ही रह जाएगा और जो हम लोग ऊष्मा देंगे वो बेहतर तरीके से फैलेगा नहीं, ठीक है, फैलेगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे ऊष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से वहाँ पे हम लोग उसका प्रयोग करते। तो इस तरीके से आज क्लास 7 का हम लोग 4 चैप्टर इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बने रहिए डेली हमारे साथ, ठीक है, न्यू सक्सेस मंत्रा चैनल पर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।